एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा, ये केवल सीआईबी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली लाइफ में जो लोग भी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बिल्कुल बेसिक, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहते हैं, जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का केस होता है, उस केस में जब भी दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, तो कैसे हम पेमेंट का इंश्योरमेंट और गुड्स की डिलीवरी के इंश्योरेंस के बैंक की हेल्प लेते हुए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और ये बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि आप एक कंट्री ए में एक इम्पोर्टर हैं। इम्पोर्टर मतलब जैसे इंडिया में, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, इंडिया में, और यूएस से आप सर्टेन कोई भी चीज यूएस से आप यूएस में कोई भी एक्सपोर्टर है, उससे आप कोई भी चीज आपने खरीदना है, आपको उससे खरीदना है। इंडिया और यूएसए दो अलग अलग कंट्रीज है। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये दो कंट्रीज के बीच में जब भी इंटरनेशनल ट्रेड है तब ज़्यादा एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। इसको समझेंगे। इसमें क्या है कि जैसे मान लो अपन को यूएस से सामान मंगाना है और इंडिया से मंगाना है। अब वो दोनों पार्टी एक दूसरे को नहीं जानती है। कैसे जाननी, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि रेगुलर टच में हो, पर मान लो उसको कोई पर्टिकुलर टाइप का एक इक्विपमेंट आया है नया टेक्नोलॉजिकल, उसको इम्पोर्ट करना है इंडिया में किसी को, या इंडिया में मान लो फॉर कोई एग्जांपल कोई कंपनी है, उसको वहां से किसी एक्सपोर्टर से कोई सामान मंगाना है, तो उसे उस पार्टी का पता नहीं है। अब इसमें क्या है कि भाई इंडिया वाले को ये चिंता है कि जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनके साथ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ये पर्टिकुलर क्वांटिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, उसकी क्वांटिटी पता है, रेट पता है, इतना है, और डिलीवरी डेट पता है, और जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है वो सब फाइनल हो गई। पर एक प्रॉब्लम है, इंडिया वाले को श्योर नहीं है कि अगर मान लो इसने इसको पेमेंट कर दिया एक्सपोर्टर को, तो जरूरी नहीं है वो सामान भेजे, और वहां से फिर वो कब तक, मतलब ट्रस्ट नहीं है वो, अगर उसके लिए लड़ता रहेगा कोर्ट्स में वगैरह, तो बहुत पॉसिबल नहीं है ना। इंडिया में हो तो ठीक है, वो वहां है तो ये बड़ा डिफिकल्ट। और एक्सपोर्टर को ये श्योर नहीं है कि अगर उसने वो डॉक्यूमेंट सेंड, उसने अगर जो माल है, जो डिलीवरी अगर उसने कर दी और उसको पेमेंट नहीं मिले, तो इंडिया से इम्पोर्टर डिले कर दे पेमेंट के लिए। तो एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म बनी है, और ये जो मैकेनिज्म है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सालों से काम कर रही है, मतलब काफी टाइम से ये काम कर रही है। और ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, पर इसमें क्या इंश्योर होता है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए, ओनली थ्रू डॉक्यूमेंट्स ये इंश्योर होता है कि भाई दोनों के बीच में जो ये कि भाई इंपोर्टर अंडर गारंटी देता है उसको, डॉक्यूमेंट्री गारंटी देता है उसको कि भाई आप अगर मेरे को माल डिस्पैच कर दोगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब इसमें क्या मैकेनिज्म रहती है उसको आपको बिल्कुल सिंपल समझना है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है, ये हमने एक डायग्राम लिया है, तो ये इससे बहुत, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें जो भी कोई परचेज या सेल के लिए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एट स्पेसिफाइड रेट्स पे होता है, और वो डिसाइड करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है दे विल कवर अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। देन जो बायर है, मान लो इंडिया का है, वो जाएगा, इट विल गो टू, इसके एक बैंक के पास जाएगा, उस बैंक को बोलेंगे इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। क्या बोलेंगे, इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। ये इसके पास जाएगा और ये बोलेगा, उसके पास उसको एक एलसी की, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने की एक एप्लीकेशन देगा। जरूर उसकी कोई प्रोसीजर होती होगी कि उसको कोलेट्रल के अगेंस्ट एल से ओपन होगी, उसको सर्टेन फीस भी देनी पड़ेगी। तो अब तो ये जो बायर है, ये अपने जो भी अपना बैंक है, इसका कोई भी बैंक होगा जिसमें जनरली ये ट्रांजेक्शन करता है, उसको बोलेगा कि प्लीज ओपन ए एलसी इन द नेम ऑफ, ये जो एक्सपोर्टर है उसके नाम पे, इन फेवर ऑफ जो सेलर है उसके नाम पे खोलना है, उतने अमाउंट ये खोलनी है, और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उतने में खोलनी है। तो जो इशूइंग बैंक है वो एक क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। पर ये जब लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये उसके पास कैसे जाए, एक्सपोर्टर के पास, तो इसके लिए जो थर्ड स्टेप होती है, ये इशू करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, और वहां पर जो एक्सपोर्टर की कंट्री में जो बैंक है, कोई भी बैंक है, उस बैंक को हमने बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक। जो एक्सपोर्टर के बैंक कंट्री में जो कोई बैंक है, उसको ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा।
और एडवाइजिंग बैंक क्या है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के जो कंटेंट्स है उनको ऑथेंटिकेट करेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्विफ्ट मैसेज वगैरह है उनको भी वो ऑथेंटिकेट करेगा, सिग्नेचर या स्विफ्ट है उसको ऑथेंटिकेट करेगा, यहाँ उसने ये इशू किया कि नहीं किया, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है उनको चेक करेगा। और वो क्या करेगा, ये जो फोर्थ है ये एडवाइज करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब उसको बोलेगा कि आपके नाम पे इश्यू हो गया है, वो उसको दे देगा। ये एक प्रोसीजर हुई, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू हो गया इन 4 स्टेप्स में, ठीक है। अब जैसे उसके पास एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आया, तो एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा तो उसमें क्या है, उसने देखा यार जो मेरा चाहिए थे वो सब चीजें सही है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट शिप कर देगा, वो जो भी गुड्स हैं वो शिप कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स है उसको शिप कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अलावा एक बैंक और आता है जिसको बोलते हैं कन्फर्मिंग बैंक। एक बार कई बार क्या होता है, कन्फर्मिंग बैंक भी एक आता है। कई बार क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो बोलता है कि यार मेरे को तो कोई बैंक ऐसा हो जो गारंटी ले उसकी ही कंट्री में, कि भाई ये जो बैंक गारंटी, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इशू किया गया है और मेरे को पेमेंट की गारंटी ले। तो एक कभी कभी वो क्या करता है कि एलसी को कंफर्म भी करवाता है, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मिंग बैंक। एक दूसरा बैंक हो सकता है जैसे कि वो एलसी को कंफर्म कराएगा, जो जिसमें क्या कि एडवाइजिंग बैंक भी एग्री होगा उससे, और जो ओपनिंग बैंक से वो रिक्वेस्ट करेगा, और इस तरीके से कन्फर्मिंग बैंक से ये कंफर्मेशन ले सकता है एलसी का कि भाई एलसी को कंफर्म है, एंड इट विल अंडरटेक द गारंटी फॉर पेमेंट, ये कन्फर्मिंग बैंक ये काम भी करेगा। दूसरा बैंक या एडवाइजिंग बैंक भी कन्फर्मिंग बैंक का काम कर सकता है, ये वाला बैंक भी हो सकता है या दूसरा बैंक भी हो सकता है, जिसको एडवाइजिंग बैंक भी बोल देगा, और ये दोनों मिलके ये अरेंजमेंट से एक बैंक और आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपोर्टर से जब इसको सारा कंफर्म हो गया, तो ये जो सारा कंफर्म हो गया तो उसके बाद वो क्या करेगा, गुड्स को शिप करेगा। अब जैसे वो गुड्स को शिप करेगा, तो जब भी वो शिप करता है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो शिपमेंट को इंडिकेट करेंगे। वो जिससे भी वो शिप करवाएगा वो उसको बताएगा कि इतनी तारीख को इतने गुड्स शिप कर दिए गए हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी वगैरह सारी जो चीजें हैं वो सारी वो डॉक्यूमेंट्स जिस भी कंपनी से शिप करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसको क्या मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब जैसे हमने देखा था ना, इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेस पे इसको पेमेंट मिल जाएगा। इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर क्या होता है, एक बैंक और होता है जिसको बोला जाता है नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक। ये काम एडवाइजिंग बैंक भी निभा सकता है, और चाहे तो एडवाइजिंग बैंक को आप रहने दो, दूसरा बैंक भी है ये नेगोशिएट कर सकता है। नेगोशिएट का मतलब ये उस बैंक को क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करेगा, चाहे वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, सेम वो वाला ही बैंक एडवाइजिंग का काम कर दिया, आपकी बार वो क्या काम करेगा, नेगोशिएशन का काम करेगा, ठीक है। और ये जो कंफर्मिंग बैंक है वो भी सेम ही बैंक हो सकता है दूसरे बैंक की बजाय। तो ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, चेक करेगा, इसको नॉमिनेटेड बैंक भी बोलते हैं। और एडवाइजिंग वो सेम वाला बैंक है, मान लो सिटी बैंक है तो वो सिटी बैंक ही, पहले एडवाइज भी सिटी बैंक ने किया था और नेगोशिएटिंग बैंक भी सिटी बैंक ही हो सकता है। या एडवाइजिंग बैंक मान लो सिटी बैंक है और नेगोशिएटिंग बैंक कोई सा भी दूसरा बैंक HSBC हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा, तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी जो रिक्वायरमेंट थी लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, और इसको क्या मिल जाएगा, बेनिफिशियरी को, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी भी बोलते हैं। इसको क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। जैसे इसने गुड्स डिस्पैच किए उसको पेमेंट मिल गए, तो इसका तो काम हो गया है। और यहाँ पर एप्लीकेंट है, पर एप्लीकेंट को गुड्स कैसे मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। शिप तो कर दिया इसने, तो उसके लिए, और ये जो इसको पेमेंट बनाया है नेगोशिएटिंग बैंक को, इसको पैसे कहाँ से आएंगे, इसको तो पैसे तो इससे लेने हैं इंपोर्टर से, तो वो चेन भी चलनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे वो समझना है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई कैसे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल गया। अब ये जो है अगर कंफर्मिंग बैंक से करवाया है, मान लो सिटी बैंक है, HSBC बैंक बजाय HDFC बैंक है कोई कंफर्मिंग बैंक, ये नहीं है, तो वो कंफर्मिंग बैंक से भी पेमेंट ले सकता है, दोनों में से किसी से भी ले सकता है। कंफर्मिंग बैंक पेमेंट कर देगा, ये पेमेंट कर देगा, कोई सा भी एक पेमेंट कर देगा।
अब ये जो मान लो कि नेगोशिएटिंग बैंक है या एडवाइजिंग बैंक है, सेम ही है, जिससे भी ये पेमेंट ले लेगा, ये बैंक क्या करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को किसको देंगे, इशूइंग बैंक को देंगे। किसको दे देंगे, इशूइंग बैंक को, क्योंकि उनको पेमेंट तो दे दिया उन्होंने, पेमेंट चाहिए तो। पर ये जो है ना, ये इसको डॉक्यूमेंट दे देंगे, और इसको जो पेमेंट करने के लिए जो इशूइंग बैंक है वो एक बैंक और बना के रखता है उनकी कंट्री में ही, उसको बोलते हैं रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक जो भी इनका रिम्बर्सिंग बैंक, फॉर एग्जांपल ये एसबीआई है, ये एसबीआई है, और इसने क्या कर रखा है, सिटी बैंक में अपना नोस्ट्रो अकाउंट खुलवा रखा है, तो वो उस नोस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट होगा तो एसबीआई के, मतलब पेमेंट तो यही करेगा इशूइंग बैंक की, पर ये जो पेमेंट करेगा वो किसके थ्रू कर सकता है, रिम्बर्सिंग बैंक के थ्रू। ऐसा तो नहीं है ना कि सिटी बैंक है वो इंडिया के सिटी बैंक से, इंडिया के एसबीआई बैंक इनके जो नोस्ट्रो अकाउंट है उससे पेमेंट ले लेगा, वो सिंपल सी बात है। इसलिए एसबीआई का वहां पर जो अकाउंट मेंटेन होगा उसको रिम्बर्सिंग बैंक भी बोल सकते हैं। एसबीआई का मान लो सिटी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में, तो ये तो पेमेंट मेथड है जो हो गई। और ये क्या करेगा, इशूइंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स किसको दे देगा, इसको इंपोर्टर को। पर जो इंपोर्टर है या जो एप्लीकेंट है उसको डॉक्यूमेंट तभी रिलीज करेगा जब इसको ये क्या दे देगा, पैसे दे देगा, क्योंकि इसको इसने तो पैसे दे चुके हैं ऑलरेडी उसको। तो ये जो पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे, जब ये डॉक्यूमेंट इसको देगा। और इंपोर्टर को, अब इंपोर्टर, आप तो ये भी इसमें ये है ना कि भाई इंपोर्टर या जो एप्लीकेंट है वो डॉक्यूमेंट रिलीज कराने में क्यों इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के, जैसे मान लो इंडिया में पोर्ट पे उसके वो आ गए, मटेरियल आ गए, फ्रेट फॉरवर्डर ने जिससे भी उन्होंने सामान भिजवाया था वो शिपिंग कंपनी, पर वो शिपिंग कंपनी इसको मटेरियल तभी देगी जब ये डॉक्यूमेंट उसको देगा शिपिंग कंपनी को। तो ये सारी मैकेनिज्म इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में काम करती है। बिल्कुल आपको हर बैंक का रोल समझ में आ गया होगा। कंफर्मिंग बैंक है वो सेम हो सकता है एडवाइजिंग बैंक की तरह, नेगोशिएटिंग बैंक भी सेम हो सकता है, और रिम्बर्सिंग बैंक क्या होगा, इश्यूइंग बैंक क्या होगा। अब इसमें आप देखो कि जो फ्लो हो रहा है ना इंपोर्ट एक्सपोर्टर से, गुड्स तो ऐसे आए हैं, पोर्ट हुए हैं, पर और इधर से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसे पहुंचे, इसने डॉक्यूमेंट्स दिए और गुड्स लिया। तो इसमें क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स का फ्लो हो रहा है, ना कि किसी गुड्स का बैंक के थ्रू। तो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट बनना है, इन सब के बीच में क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए पूरी। मान लो आप यूएसए से कर रहे हो, चाइना से कर रहे हो, अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी गलती है, मान लो अपनी क्वांटिटी है, मान लो 530 क्वांटिटी है और उसने डिस्पैच किए 529, तो बट प्रॉब्लम है ना कि भाई उसको पेमेंट करना है नहीं करना है, ये चीज है। तो इसमें एक एक लाइन जो है, जो भी बंदा डील कर रहा है, चाहे वो कोई से भी बैंक में होगा, क्योंकि सारे बैंक वाले एम्प्लॉई हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उसको एक एक चीज देखनी पड़ेगी कि यार सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। और इनमें कई बार क्या हो सकता है कि वो बोल दे कि विवाद होने के चांसेस ज्यादा है, कि वो बोल दे कि नहीं नहीं ये सही है डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, ये गलत है, ये गलत है, ये रूल्स। तो ये क्या होना चाहिए कि इनके रूल्स एक बिल्कुल यूनिफॉर्म होने चाहिए, अलग अलग कंट्री अपना अपना रूल अलग अलग बनाने लगे। तो इसके लिए क्या है कि एक इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक पब्लिकेशन करता है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसने क्या किया कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेज बनाई फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेज फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब एलसी, जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसकी बात ही है, तो उसके लिए बनाई है। और ये क्या है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बनाया है, आईसीसी ने। और अभी जो इसका लेटेस्ट है उसको यूसीपीडी जो है, यूसीपीडीएस का 600 नाम का वर्जन है, जो कि 1 जुलाई 2007 से काम कर रहा है। इसको यूसीपी 600 भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका ये जो प्रैक्टिसेज बनाई है बहुत जरूरी है, नहीं तो सब लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होगी, अलग अलग बैंक अपने अपने नियम अलग अलग लगा सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो एलसी है उसके जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो पाएगा, विवाद आएगा। अब जो ये यूसीपी के रूल्स है ना, इसके बेस पे भी एग्जाम में आपके केस स्टडीज वगैरह आती रहती है, तो उनको हम अगले पार्ट में समझेंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। पर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट है वो पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग बैंक का क्या रोल है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।